हेलो बच्चों। तो जैसे जेई मेन के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो यूज थे ना 21 जनवरी वाले जेई मेन के पेपर में, वो मैंने सारे डिस्कस करे थे। तो वहाँ पर तुम्हारी डिमांड आई थी कि सर 22 जनवरी वाले के लिए भी ऐसा ही सेम वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो लाया हूँ। अगर तुम ऐसा ही सेम वीडियो 23 जनवरी वाले एग्जाम के लिए भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो चलो चालू करते हैं। तो पहले मैं शिफ्ट वन के डिस्कस कर देता हूँ। तो पहला जो कॉन्सेप्ट अपना वो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन वाले चैप्टर से है। तो इसमें अपन को पता है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो अनचेंज रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एस्केलेशन नहीं होता। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा यू कॉस अल्फा है ना, वो मेरा वी कॉस बीटा के बराबर होगा। सही है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पर बेसिकली मेरे को है ना पॉइंट ओ पर है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तुम देखो इस वाले पॉइंट चार्ज और इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी। सही है। इस वाले पॉइंट चार्ज और इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट ओ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एड ऑन हो जाएगी। सही है। जैसे इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इस तरफ होगी जो कि के क्यू अपन आर स्क्वायर होगी, और इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी जो कि के क्यू अपन आर स्क्वायर होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कितनी होगी, 2 के क्यू अपन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन अपना इस तरफ, अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट करूं तो हॉरिजॉन्टल में इस तरफ कंपोनेंट आएगा और वर्टिकल में इस तरफ कंपोनेंट आएगा। तो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सही है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना हीट ट्रांसफर वाले चैप्टर से है। तो अपन के पास दो रॉड है, ठीक है। तो इन दोनों रॉड्स का अपन को लेंथ गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है। इस वाले जंक्शन का टेम्परेचर, सॉरी इस वाले एंड का टेम्परेचर टी ए मेंटेन है, इस वाले एंड का टेम्परेचर टी बी मेंटेन है, और टी ए मेरा टी बी से बड़ा है। मेरे को जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है स्टडी स्टेट में। तो सबसे पहले काम करेगा मेरा इन दोनों रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो इस वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल वन अपॉन के वन है, और इस वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, एल टू अपॉन के टू है। सही है। तो अब तुम देखो, तो इस वाली रॉड में जो थर्मल करंट होगी वही तुम्हारी इस वाली रॉड में थर्मल करंट होगी एट स्टडी स्टेट। तो बेसिकली जो आई वन है जो कि थर्मल करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, टी ए माइनस टी अपॉन आर वन। और आर वन की वैल्यू अपने को पता है। और जो अपन की थर्मल करंट आई टू है वो किसके बराबर होगी, टी माइनस टी बी अपॉन आर टू। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर ये टी ई वेरिएबल है, मतलब जो जंक्शन का टेम्परेचर है वही अपना वेरिएबल है। तो ये अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से है। तो बेसिकली दो लेंस है, ठीक है। एक है अपने पास कॉन्वेक्स लेंस, एक है अपने पास कॉनकेव लेंस। इनके बीच की कुछ दूरी होगी, ठीक है। दोनों लेंस का अपन को फोकल लेंथ गिवन है, ठीक है। मुझे पता है कि जो लेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो जो तुम्हारा ये लेंस वन जो इमेज बनाएगा ना, वो लेंस टू के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। और इसमें तुम्हें बेसिकली फाइनल इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन तुमने बहुत कर भी रखे होंगे और जेईई में पूछता भी है। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। तो अपन को पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन कैपिटल आर। सही है। अब मैं इस एम को क्या लिख सकता हूँ, एम मतलब बेसिकली मान लो कि अर्थ का मास है, प्लानट का मास। तो इस एम को मैं बेसिकली लिख सकता हूँ जो भी तुम्हारा प्लानट का जो वॉल्यूम होगा इनटू प्लानट की डेंसिटी। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो अपन के पास रूट में ना एक तो आर स्क्वायर का फैक्टर बचेगा और एक रो का फैक्टर बचेगा। तो जो मेरा एस्केप वेलोसिटी है ना वो बेसिकली आर रूट रो के प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो फिर कुछ रेशियो वगैरह या कंपैरिजन बेस्ड सवाल पूछा गया होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर बोल लो या मीटर ब्रिज बोल लो, उस कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। और ये रिपीट हुआ है, मतलब ये 21 जनवरी वाले पेपर में भी आया था। तो बेसिकली जब अपन का ये जॉब की है ना पॉइंट पेपर होता है ना, तो गैल्वेनोमीटर है ना वो नल डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि आर वन इंटू एल टू अपना आर टू इंटू एल वन के बराबर होगा। सही है। और ये अपन को गिवन होगा कि इस वायर की लेंथ कितनी है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो मैं 100 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है ना वो केटीजी से है। तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल था, मतलब एडवांस लाइक था, जेईई में पूछ लिया है। तो एक अपन के पास ट्यूब है जिसका लेंथ कितना है, एल है। इसको मैं इस एंड के अबाउट है ना कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से घुमा रहा हूँ। इस ट्यूब के अंदर बेसिकली एक आइडियल गैस फिल है जिसका मोलर मास कितना है, एम है, और टेम्परेचर टी मेंटेन है। तो मुझे है ना दूसरे वाले एंड पर प्रेशर बताना है। इस वाले एंड पर प्रेशर पी नॉट गिवन है, ठीक है। तो जो ट्यूब के अंदर जो गैस है वो आइडियल गैस है, तो पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, तो मैं बोल ही सकता हूँ, ठीक है भाई।
अब मैं क्या करूंगा, x डिस्टेंस दूर जाकर एक ऐसे कट लगाऊंगा, अगला कट मैं x प्लस dx डिस्टेंस दूर जाकर लगाऊंगा। सही है। तो अब तुम देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो तुम्हारी एयर होगी वो क्या कर रही होगी, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी। ठीक है, और किस रेडियस में कर रही होगी, x के रेडियस में कर रही होगी। सही है। तो अब तुम देखो इधर इस गैस का जो अपन के पास एस्केलेशन होगा वो टूवर्ड्स द एक्सिस होगा, जो कि कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टूवर्ड्स द एक्सिस जो मेरा नेट फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इस गैस का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो इस तरफ जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो पी ए लगेगा, मतलब एक्स डिस्टेंस दूर में प्रेशर पी मान लेता हूँ, और एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस दूर में प्रेशर पी प्लस डी पी मान लेता हूँ। अगर मैंने एक्स में छोटा सा चेंज करा तो प्रेशर में भी छोटा सा चेंज आएगा। सही है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पर इस तरफ फोर्स पी ए लग रहा है और इस तरफ फोर्स कितना लगेगा, पी प्लस डी पी इंटू ए लगेगा। सही है। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द एक्सिस कितना हो गया अपने पास, ये अपने पास हो जाएगा डी पी इंटू ए। सही है। वो पी ए वाला तो अपना कट जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ से तुम देखोगे कि जो अपना डी पी है ना वो किसके बराबर आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर आ जाएगा। फिर मैं रो की वैल्यू पुट कर सकता हूँ पी एम अपॉन आर टी, ये मैंने पुट कर दिया है। ठीक है। अब मैंने p की टर्म्स एक तरफ ले ली है, और ये एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर टी तो कांस्टेंट हो जाएगा, और x की टर्म एक तरफ है। मुझे पता है कि जब मेरा x 0 के बराबर होगा तो प्रेशर मेरा पी नॉट के बराबर होगा। जब मेरा x l के बराबर होगा, मतलब इस वाले एंड पर प्रेशर निकालना था ना मेरे को, तो प्रेशर मेरा p के बराबर है और ये p ही मेरे को फाइंड आउट करना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना थर्मोडायनेमिक्स से है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मेरे को पता होता है कि p v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ठीक है। मैं प्रेशर को एन आर टी बाई वी भी लिख सकता हूँ। सही है। तो यहाँ से तुम देखो टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ऐसा भी अपन एडियाबैटिक प्रोसेस में बोल सकते हैं। तो इसमें ऐसा बोला गया होगा कि अगर वॉल्यूम तुम्हारा डबल हो गया तो टेम्परेचर में क्या इफेक्ट आएगा, ये सब चीज़ें पूछी गई होगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है। तो बेसिकली एक आइडियल स्ट्रिंग है जिससे मैंने एक चार्ज पार्टिकल को लटका रखा है। ठीक है। उस चार्ज पार्टिकल का मास m है और चार्ज कितना q है। ये अपन के पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मुझे बताने की इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इस आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो तुम देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस चार्ज पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो वेट लग रहा होगा mg, एक तुम्हारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो कि क्यू ही है। अब इन दोनों के रिजल्टेंट को काउंटर बैलेंस कौन करेगा, टेंशन तो करेगा। तो टेंशन बराबर अपना ये आ चुका है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है। ठीक है। ये अपन के पास एक स्फेयर है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट स्फेयर है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को 1.5 गिवन है और इसका जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है। ये अपना इंसिडेंट बीम है जो कि पैरेलल है। ठीक है। तो अब तुम देखो एक बार तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, अपन बेसिकली जो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में जो फॉर्मूला यूज होता है ना तो वो यूज करेंगे, जो कि क्या होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो तुम्हारी रे किस मीडियम में जा रही है, इस वाले मीडियम में जा रही है, तो इसलिए मैंने 1.5 बाई वी लिखा है, माइनस किस मीडियम से आ रही थी, ये म्यू इज इक्वल टू 1 वाले मीडियम से आ रही थी, तो 1 अपॉन माइनस का इन्फिनिटी लिखा है इधर। सही है। इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, और आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, प्लस का 150 सेंटीमीटर निकल के आ गई। मतलब जो अपन की इमेज है ना वो यहाँ से 150 सेंटीमीटर दूर बन रही है, मतलब यहाँ पर बन रही है। अब ये जो इमेज है ना वो इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यहाँ पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा। सही है। और ये जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। मतलब ये वाली सरफेस तो रियल इमेज बना रही है, लेकिन जो रियल इमेज है ना वो इस वाली सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। फिर दोबारा तुम्हें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उस वाले केस में तुम्हारा म्यू टू क्या होगा, 1 होगा, म्यू वन क्या होगा 1.5 होगा। ठीक है। और यू क्या होगा तुम्हारा प्लस का 50 होगा। तो सब चीजें पुट कर देना तो तुम्हारा वी आ जाएगा, तो तुम्हें फाइनल इमेज की लोकेशन मिल जाएगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से है। तो ये मुझे पता है कि जो अपन के लिक्विड के सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो लिक्विड मॉलिक्यूल तुम्हारे बल्क में होते हैं, जिसके कारण सरफेस टेंशन आता है। तो ये तो पता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल बात है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो EMI वाले चैप्टर से है। ठीक है। तो ये स्लाइडर है जिसका मास m है और ये वाली जो लेंथ अपने पास l है।
तो इसको मैंने रिलीज कर दिया, ठीक है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो मुझे बताना है कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। मुझे पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन होती है ना, तो तुम्हारा जो नेट फोर्स होता है ना वो जीरो होता है, ठीक है। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी तो इस स्लाइडर पर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अब इस स्लाइडर पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट लग रहा है mg, और दूसरा कौन सा लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो जो अपन की करंट है वो तो कुछ ऐसे आएगी, सही है, जो कि किसके बराबर होगी, BVL अपॉन आर। अब ये BVL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली मोशनल ईएमएफ, सही है कि नहीं, ये अपना मोशनल ईएमएफ है। तो करंट अपने पास आ चुका है और मैग्नेटिक फोर्स अपने पास ILB के बराबर होगा। तो mg बराबर ILB कर दिया, I की वैल्यू मेरे को पता है, तो यहाँ से v मेरा निकल जाएगा जो कि टर्मिनल वेलोसिटी होगा, क्योंकि मैंने ये वाली कंडीशन यूज करी, मतलब F नॉट इज इक्वल 0 वाली। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो LR सर्किट का है। तो मुझे पता है कि LR सर्किट में अगर करंट तुम्हारी बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अपना कुछ ऐसा आता है, I नॉट इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ क्या होता है, बेसिकली टाइम कांस्टेंट होता है सर्किट का, जो कि L अपॉन R है, ठीक है। और मुझे पता है कि इंडक्टर में जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होती है, वो हाफ LI स्क्वायर के बराबर होती है। तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया था, ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर से है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे को इसको जंप करवाना है N1 से N2 में, तो मेरे को इसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये तुम्हें पता है ही। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर से है, ठीक है। तो अपन के पास कोई एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, उसको मेरे को तोड़ना है 4 अल्फा पार्टिकल में, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब ये अपने आप नहीं टूट रहा है, मुझे इसको इनिशिएट करवाना पड़ेगा, सही है। अब मैं इनिशिएट कैसे करवा रहा हूँ, फोटोन गिराकर। तो उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये मेरे को निकालना है। तो तुम देखो, अगर तुम इसका क्यू वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, वो नेगेटिव होगा, वो अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब वो नेगेटिव कितना आएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर मेरे को फोटोन को, मतलब फोटोन की उतनी एनर्जी होनी चाहिए जब भी अपन की रिएक्शन इनिशिएट होगी। भाई क्यू वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव है, लेट सपोज वो माइनस का 100 जूल आया, तो तुम्हें जो फोटोन गिराना पड़ेगा ना वो प्लस 100 जूल का गिराना पड़ेगा, जब भी तो इनिशिएट होगा। तो माइनस का क्यू का क्या मतलब हो गया, मतलब माइनस का क्यू वैल्यू को क्या मतलब हो गया, मतलब मास ऑफ द प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ द रिएक्टेंट इनटू सी स्क्वायर। वही करा है मैंने, देखो सही है, ये अपना माइनस का क्यू वैल्यू है, जो कि एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा, जो कि मैं h न्यू लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डायमेंशन निकालने का है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है कि F बराबर kx होता है, तो k बराबर क्या हो गया, F बाई एक्स, निकाल लेना। थर्मल कंडक्टिविटी, तो मुझे पता है कि थर्मल करंट अपनी किसके बराबर होती है, के ए डेल्टा टी बाई एल। तो यहाँ से तुम के का मतलब फॉर्मूला निकाल सकते हो, फिर उसका डायमेंशन वगैरह भी निकाल सकते हो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, मुझे पता है कि जो अपन के पास ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की कितनी होती है, 3/2 kT होती है। तो यहाँ से के का फॉर्मूला पता चल गया, तो फिर अपन के पास उसका डायमेंशन भी पता चल जाएगा। इंडक्टेंस की बात करूँ तो मुझे पता है कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है कितनी होती है, हाफ L स्क्वायर होती है। तो यहाँ से मेरे को L का फॉर्मूला पता चल गया, तो फिर मैं बाय डिफॉल्ट उसका डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ। अगला जो कॉन्सेप्ट अपना वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। तो ये अपन के पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर मान लो, ठीक है, जिस पर चार्ज कितना है, Q2 है। अब एक चार्ज पार्टिकल है जो कि बहुत दूर है, उसको मैंने प्रोजेक्ट करा है विद वेलोसिटी v, ठीक है। अब ये वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि बस ये इस स्फीयर के सरफेस पर पहुंच जाए। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब इस स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। तो बस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो सिस्टम, जो कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगा, इसका मास मैं m ले रहा हूँ, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो मैं जीरो कंसिडर करूंगा क्योंकि बहुत दूर है। अब ये जब जस्ट सरफेस पर पहुंचेगा ना, तो इसकी स्पीड में जीरो कंसिडर कर लूंगा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मेरी जीरो गई है। अब ये जब सरफेस पर पहुंच गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो मेरे को कंसीडर करनी पड़ेगी, जो कि कितनी हो जाएगी, के क्यू Q2 अपॉन आर। तो यहाँ से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ, सही है। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो प्रिज्म से है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, और ये रिपीटेड है, ये अपन के 21 जनवरी वाले में भी आया था।
बेसिक से ये कि अपन के पास R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। और यहाँ पर भी तुम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर भी तुम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने लिखा है कि 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1 और म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। ठीक है, अगले जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो आरबीडी वाले चैप्टर से है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। जैसे कि मैं बोलता ही हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो ये अपन के पास एलिमेंटल डिस्क है जिसका रेडियस कितना आर है, इसकी डेंसिटी कितनी है रो है और इसकी थिकनेस कितनी है टी है। अब मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। अब एम की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा। सही। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। ठीक है, तो मेरे को है ना इस वाले पार्टिकल पर है ना नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो तुम देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर 3m है। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इस m और 3m को हटाकर मैं ना यहाँ पर एक 2m लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 4m है, तो मैं इस 4m और 2m को हटाकर यहाँ पर एक 2m लगा देता हूँ। तो निकाल लेना यार। तो अब तुम देखो इधर, जैसे अपन के पास ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ कितना l है, तो इस 2m के कारण इस m नॉट पर फोर्स कितना लगेगा, तो ये फोर्स इतना लगेगा और ये दूरी कितनी होगी, बेसिकली जो भी तुम्हारा डायगोनल का लेंथ होगा ना उसका आधा, जो कि l/√2 है। तो ये फोर्स फाइंड आउट कर लिया। तो मुझे पता है कि ये वाला F और ये वाला F अपना इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मेरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जो कि कितना होगा, √2F होगा। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पर तुम देखो अपन के पास 2 स्लिट्स हैं। ठीक है, अब इन स्लिट्स के बीच की दूरी दे रखी है 10 मीटर और तुम्हारा स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, अब मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अपना जो पाथ डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा। अब एक पॉइंट P है जहां पर पाथ डिफरेंस कितना है मेरा, 10 लैम्डा के बराबर है। अब ये 10 लैम्डा बेसिकली मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि पॉइंट P और मेरे स्क्रीन के सेंटर के बीच में ना 10 मैक्सिमा आ रहे हैं। तो 10 मैक्सिमा कब आ पाएंगे, जब मेरा पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस कितना हो, 10 लैम्डा हो, मतलब ये 10th ब्राइट फ्रिंज हो मेरी। सही। तो अब तुम देखो इधर, तो इसका ये मतलब हो गया कि अपन के पास S2P माइनस S1P अपना 10 लैम्डा के बराबर होगा। S1P की वैल्यू लिख दी मैंने, S2P की वैल्यू लिख दी मैंने, और S2P माइनस S1P कितना कर दिया, 10 लैम्डा कर दिया। तो यहाँ से मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो आरबीडी वाले चैप्टर से। देखो दूसरा सवाल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही पेपर में, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरबीडी में। तो अपन को बेसिकली 2 स्फीयर गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के स्फीयर है। इसका मास है m1, रेडियस है कितना r1। इसका मास है m2, रेडियस है कितना r2। मुझे इस एक्सिस के अबाउट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो बहुत आसान है, जैसे अपन के पास अगर ये स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस r है, तो मुझे पता है कि सेंटर मास से जो एक्सिस पास कर रही है कितना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर। सही है, तो इस एक्सिस के अबाउट मेरे को पता चल गया। इस एक्सिस के अबाउट निकालना तो क्या यूज कर लूंगा मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लूंगा। तो तुम देखो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 m1 r1 स्क्वायर प्लस फिर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करा, तो बेसिकली मैं m1 r1 स्क्वायर को जोड़ दूंगा। तो देखो जोड़ दिया, और सिमिलरली मैंने ये दूसरे वाले स्फीयर के लिए भी कर लिया और दोनों को एड ऑन कर दिया, क्योंकि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है। तो मुझे पता है कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो बेसिकली जो मेरा VB माइनस V है ना वो इसके बराबर होगा। सही है, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल आया था। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से है। ठीक है, लॉजिक गेट का है। तो यहाँ पर इन्होंने ये लेड यूज कर रखा है। लेड मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। तो जो तुम्हारा लाइट इमिटिंग डायोड जो वर्क करता है ना वो बेसिकली फॉरवर्ड बायस के केस में ही वर्क करता है। तो इसमें तुम्हारा जो पॉइंट P का जो पोटेंशियल है ना वो पॉइंट Q के पोटेंशियल से ज्यादा होना ही चाहिए, मतलब करंट का डायरेक्शन तुम्हारा कुछ ऐसे होना चाहिए। तो उस हिसाब से तुम्हें मैचअप करना था। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो EMI वाले चैप्टर से है। जैसे तुम देखो ये अपन के पास 2 कॉइल है। ठीक है, अब इस कॉइल में करंट अपनी ऐसे कुछ फ्लो कर रही है। अब इस कॉइल को मैं दूर लेके जा रहा हूँ, तो मुझे बताना है कि इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो कैसे होगा, मतलब किस सेंस में होगा।
तो मुझे पता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को मैं एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मुझे पता है कि नॉर्थ पोल इधर आएगा, साउथ पोल इधर आएगा। ये तुम वो राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो। अब तुम देखो, इसको तुम दूर लेके जा रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये चाहेगा, मतलब ये वाली कॉइल चाहेगी कि ये वाला जो कॉइल है ना वो दूर ना जाए, मतलब इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो अट्रैक्ट करने के लिए मुझे पता है कि इसमें करंट कुछ इस प्रकार से इंड्यूस होना चाहिए ताकि इस शॉर्ट बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर आए, साउथ पोल इधर आए, ताकि ये अट्रैक्शन हो जाए। तो ये कब हो सकता है कि जब तुम्हारी करंट कुछ ऐसे इंड्यूस हो, मतलब सेम सेंस में ही होगी। तो ये अपन के शिफ्ट 1 के तो सारे कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला डिस्कस हो चुके हैं। अब अपन शिफ्ट 2 के भी डिस्कस कर देते हैं। तो पहले जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से है। तो मुझे पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और वर्क डन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से है। तो मुझे पता है कि जो कैपिलरी ट्यूब में जो तुम्हारा लिक्विड जो राइज करता है वो कितने हाइट तक करता है, 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहाँ पर ये थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल है, और आर के अपना कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है, सही है। टी अपना सरफेस टेंशन है, रो अपना डेंसिटी है, जी अपना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब तुम देखो इधर, ये बेसिकली ऐसा बोला गया है कि सरफेस टेंशन को तुम 1% से बढ़ा रहे हो, कैपिलरी ट्यूब के रेडियस को तुम 1% से घटा रहे हो, और लिक्विड की डेंसिटी को तुम 2% से घटा रहे हो। तो इसमें डायरेक्शन तुम्हारा फिक्स है ना, मतलब, ठीक है। तो अगर तुम डी एच अपॉन एच की बात करोगे, मतलब बेसिकली फ्रैक्शनल एरर इन एच की बात कर लो, सॉरी यहाँ पर ये फ्रैक्शनल एरर ना बोल के मेरे को फ्रैक्शनल चेंज बोलना चाहिए, यहाँ पर एरर की बात नहीं हो रही है। तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ तुम्हारा जो परसेंटेज चेंज इन हाइट है वो कितना है, या फ्रैक्शनल चेंज इन हाइट है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं अगर फ्रैक्शनल चेंज की बात करूं तो किसके बराबर होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन टेंशन माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो यहाँ पर माइनस ही लगाना, प्लस मत लगा देना। प्लस अपन जब लगाते हैं जब डायरेक्शन अपना फिक्स नहीं होता, मतलब क्वेश्चन में ये बोल दिया जाता है कि सरफेस टेंशन को तुम 1% से चेंज कर रहे हो, ठीक है, रेडियस को तुम 1% से चेंज कर रहे हो, डेंसिटी को तुम 2% से चेंज कर रहे हो, तो वहां पर तुम्हारा डायरेक्शन फिक्स नहीं ना। यहाँ पर तो डायरेक्शन फिक्स था ना, तो प्रॉपर वे में लिखना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहे हैं ना अपने, तो इसलिए माइनस साइन लगेंगे, ठीक है। अब तो बस हो जाएगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज चेंज की बात आ जाएगी। तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन सरफेस टेंशन कितना अपने पास 1% है, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी कितना अपना -2% है, और परसेंटेज चेंज इन रेडियस कितना अपना -1% है। तो वैल्यूज पुट कर दिया तो 4% आ रहा है, मतलब 4% बढ़ गया है अपना। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। तो मुझे पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g, ठीक है। तो मैं 1/t² को g/4π² L भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि 1/t² इंटू L किसके बराबर होगा, g/4π² के बराबर होगा। तो g/4π² तो कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं 1/t² और L के बीच में ग्राफ बनाऊं, मतलब yx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पर ये y आ गया, यहाँ पर ये x आ गया, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बेसिकली ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना मॉडर्न फिजिक्स से है। तो मुझे पता है कि मैं वर्क फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में लिख सकता हूँ, ठीक है। या फिर एच सी अपॉन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फिर अगर मेरे से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने की बोल रहे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मेरी 2πf के बराबर होती है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब नॉर्मल ये कि जो अपन के पास परसेंटेज एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, ठीक है। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डायमेंशन से है, मतलब डायमेंशन निकालना है मेरे को। तो मेरे को जो डायमेंशन निकालना है वो निकालना है बेसिकली एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बाय टी का। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, टी अपना टाइम है। अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक पॉइंट चार्ज के कारण वो क्या होती है, के क्यू अपन आर स्क्वायर होती है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर का डायमेंशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सेम ही होगा। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, और के क्यू वैल्यू मैंने 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दी। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट चुका है। अब इससे फायदा ये होगा कि मेरे को एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को अब जो डायमेंशन निकालनी ना वो बेसिकली बस इसकी निकालनी, क्योंकि 4π तो मेरा कांस्टेंट है, सही है। अब चार्ज का जो डायमेंशन है वो IT होगा,
सही है। नीचे आर स्क्वायर है तो मतलब आर तो मेरी डिस्टेंस होती है ना, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया और टी मेरा एज इट इज आ गया, तो टी से टी कट गया। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, आई एल की पावर -2 या ए एल की पावर -2, मतलब करंट को तुम ए से रिप्रेजेंट करते हो। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है। तो अपन के पास 3 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ठीक है, वो कंबाइन कर जाते हैं एक बिग चार्ज में। तो बेसिकली मेरे को पोटेंशियल का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब उस बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल अपॉन उस छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल मेरे को निकालना है। तो तुम देखो, एक तो मैं वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैंने बड़े वाले चार्ज का रेडियस निकाल लिया छोटे वाले चार्ज के रेडियस के कंपैरिजन में, जो कि अपना ये आया। छोटे वाले चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉलर हो जाएगा, और बड़े वाले चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू। अब उस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q, और उसका रेडियस में निकाल चुका हूँ, पुट कर देना, ठीक है। फिर ये रेशियो भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। अगला जो अपने पास कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से है। तो ये अपन के पास अर्थ मान लो, ठीक है, एक सैटेलाइट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, सरफेस के अलाउंग। तो उसका टाइम पीरियड को मैं क्या लिखूंगा, तो टाइम पीरियड मेरे को पता है कि ये होता है 2π√ऑफ r³ अपॉन gm। अब यहाँ पर ये बेसिकली r की जगह है ना रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा, क्योंकि ये जो सैटेलाइट जो तुम्हारा घूम रहा है ना, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r के बराबर है, मतलब अर्थ के रेडियस के बराबर है, सही है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ठीक है। अब यहाँ पर ये gm अपॉन r² जो आ रहा है ना, ये मतलब अपना क्या होता है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अर्थ की सरफेस पर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपना ये बन गया, ठीक है। अब एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर अपने पास ये m आ रहा है, m मतलब मास ऑफ द अर्थ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, सही है। तो ये r³ और ये r³ कट जाएगा, तो जो मेरा टाइम पीरियड है ना वो 1/√ρ के प्रोपोर्शन में होगा। तो एक चीज ये पूछी गई थी इसमें। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है। तो मुझे पता है कि λ1 μ1 इज इक्वल टू λ2 μ2 मैं बोलूंगा, मतलब जैसे मेरे को एयर में वेवलेंथ दे रखा है, अगर मेरे को निकालना है कि उसी लाइट का वाटर में वेवलेंथ कितना होगा, तो ये वाला रिलेशन तो फॉलो करेंगे अपन, λ1 μ1 इज इक्वल टू λ2 μ2। अगला जो कॉन्सेप्ट अपना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से है। तो ये अपन के पास रेगुलर पेंटागन है, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है, आइडेंटिकल चार्ज है, चार्ज का वैल्यू स्मॉल q के बराबर है, ठीक है। ये तुम्हारा पेंटागन का सेंटर है, और किसी भी कॉर्नर का सेंटर से जो दूरी है ना वो स्मॉल आ रहा है। मुझे पता है कि अगर मेरा रेगुलर पॉलीगन है और हर एक कॉर्नर पर आइडेंटिकल चार्ज है ना, तो सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो मेरी 0 होती है, ठीक है। और पोटेंशियल तो मैं फाइंड कर ही सकता हूँ, जैसे इस वाले चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन स्मॉलर होगा, ऐसे 5 चार्ज है तो इंटू 5 कर दिया मैंने, तो पोटेंशियल आ गया मेरा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा केटीजी से है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिलेटेड सवाल आया था, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है अपने पास, 1/मीन रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो 1/मीन रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, एवरेज स्पीड अपॉन मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला ये होता है, और 1/λ अपना किसके बराबर होता है, √2 पाई d² n स्टार। d क्या है, डायमीटर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल है, n स्टार क्या है, पार्टिकल डेंसिटी है, जो कि किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर से है। तो वहां पर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बोल सकता हूँ, ½ b0² अपॉन μ0 इंटू स्पीड ऑफ अ लाइट, सही है। तो यहाँ पर तुमसे b0 पूछा गया था, इंटेंसिटी गिवन था, सही है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना रोटेशन वाले चैप्टर से है। तो इसमें तुम देखो स्लिपिंग वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। अगर तुम्हारा ये ब्लॉक है ना h डिस्टेंस फॉल कर जाता है ना, तो इस ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी तुम्हें फाइंड आउट करना है। मुझे पता है कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पर कोई नेट वर्क डन नहीं होता है। तो मुझे पता है कि सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी ना वो कंजर्व है। तो जो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा ना, तो वो किधर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा ना। तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तुम देखो ये m1 तो मेरा फॉल कर रहा है और m2 मेरा राइज करेगा, जितना मेरा m1 फॉल करेगा उतना ही मेरा m2 राइज करेगा ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्टेंट। तो m1 के फॉल करने के कारण मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई है, माइनस का m1gh, और मेरे m2 के राइज करने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ी है, m2gh, सही है।
अब मैं मान लेता हूँ कि इसके एच डिस्टेंस फॉल करने के कारण इसके पास स्पीड वी आ चुकी है, तो इसके पास भी स्पीड वी आएगी ड्यू टू स्ट्रिंग कंस्टेंट। सही है। तो इस m1 की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई है, हाफ m1 v स्क्वायर। इस m2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई है, हाफ m2 v स्क्वायर। मुझे पता है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो मेरा इस पुल्ली का जो एंगुलर वेलोसिटी जो होना चाहिए उस स्टैंड का, वो मेरा v बाय आर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि v बराबर ओमेगा आर होगा यार, स्लिपिंग नहीं हो रही ना क्योंकि। तो मेरे इस पुल्ली की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, जो कि कितनी होगी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। और ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, v बाय आर आ जाएगा। तो ये लिख दिया, यहाँ से तुम्हें बस v निकालना है। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से है। ठीक है। और ये रिपीट हो रहा है मतलब, तो इसमें डी मॉर्गन लॉ का यूज करा गया है। तो ए प्लस बी पर बार को मैं ए बार डॉट बी बार लिख सकता हूँ, और ए डॉट बी बार को मैं ए बार प्लस बी बार लिख सकता हूँ। जैसे अपने पास ये एक्सप्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को। तो तुम देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा बेसिकली, ये अपन के पास टर्म है ना, तो इसके ऊपर बार लगा दो। अब यहाँ पर डॉट था इसलिए यहाँ पर प्लस लगा दो, और ये सी प्लस डी पर बार लगा दो, तो लगा दिया। सही है। तो ये तो अपन के पास ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और सी प्लस डी पर बार किसके बराबर हो जाएगा, सी बार डॉट डी बार के बराबर हो जाएगा। तो डी मॉर्गन लॉ के सवाल आ रहे हैं, मतलब बढ़िया। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो रोटेशन वाले चैप्टर से है। तो यहाँ पर तो बस मेरे को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करना है यार। ठीक है। तो वही करा है मैंने बस। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना वो 0 के बराबर है। मतलब ये m1 वाला पार्टिकल है ना, आता है और इस रॉड के चिपक जाता है, ये m2 वाला पार्टिकल आता है और इस रॉड के चिपक जाता है। तो पहले मैंने इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया और फिर मैंने फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिख दिया, मेरे को ये ओमेगा फाइंड आउट करना था। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो केटीजी से है। तो मुझे पता है कि आइडियल गैस में ना पीवी बराबर एनआरटी फॉलो होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे फिक्स है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सही। अगला जो कॉन्सेप्ट है अपना वो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर से है। तो मैं, ये शायद तुम्हें पता भी होगा कि मैं सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होती है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इन द फ्रेम ऑफ सेंटर मास। ऐसे लिख सकते हैं अपन। ये देखो ये एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है, तुम देख लेना इसको, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये दो पार्टिकल ले लिए। ठीक है। पहले वाले पार्टिकल का मास मैंने 2 kg ले लिया, दूसरे वाले पार्टिकल का मास मैंने 4 kg ले लिया। इसकी स्पीड मैंने 2 मीटर पर सेकंड ले ली, इसकी स्पीड मैंने 5 मीटर पर सेकंड ले ली। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख दी मैंने, जैसे मैं लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर से, तो वैसे लिख दिया मैंने, जो कि कितना आ रहा है 54 जूल आ रहा है। अब मैंने सेंटर मास की वेलोसिटी निकाली, जो कि कितनी आ गई मेरी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। अगर मैं अब काइनेटिक एनर्जी निकालूं इंडिविजुअल पार्टिकल की इन सेंटर मास फ्रेम, तो मैं क्या करूंगा कि सेंटर मास की जो वेलोसिटी ना उल्टा करके दोनों पार्टिकल्स में जोड़ दूंगा। तो जोड़ दी मैंने, तो इसकी अपनी हो जाएगी इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड, इसकी हो जाएगी अपनी इस तरफ 1 मीटर पर सेकंड। सही है। तो वही कर रखा है मैंने, हाफ इंटू टू इंटू टू स्क्वायर इसकी होगी, और हाफ इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर इसकी होगी, जो कि कितना 6 जूल आ रहा है। और काइनेटिक एनर्जी सेंटर मास फ्रेम क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू मास ऑफ द सिस्टम जो कि 6 kg हो गया, इंटू सेंटर मास की स्पीड का स्क्वायर जो कि 4 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से 48 जूल आ रहा है, दोनों को जोड़ूंगा तो 54 जूल आ जाएगा। देखो मैचअप कर रहा है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये पढ़ाया भी जाता है मतलब। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो अपना मॉडर्न फिजिक्स से है। तो मुझे पता है कि लाइमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है ना, वो जब होता है जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में है। बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में है। और पाशन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ये लॉन्गेस्ट के लिए सारे, शॉर्टेस्ट के लिए नहीं है, ये सब लॉन्गेस्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। सही भाई, जब तुम्हारा वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा तो एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए, और जब तुम्हारा वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा, तो मतलब अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं, तो जैसे लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो इन्फिनिटी से 1 में आए। ठीक है। बाल्मर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो इन्फिनिटी से 2 में आए। और पाशन सीरीज में तुम्हारा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है ना वो इन्फिनिटी से 3 में आए। सही, तब हो गया, अब सही है। और ये तो तुम्हें फॉर्मूला पता है ही,
बेसिक सा फॉर्मूला है कि 1/λ इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N2² माइनस 1/N1²। मतलब इसमें यह है कि जैसे अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा है ना वो N2 वाले बोर ऑर्बिट से डीएक्साइट होके N1 वाले बोर ऑर्बिट में आ रहा है, तो जो फोटोन रिलीज कर रहा है ना उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो वो अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन वाले केस में जो सेंट्रल फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, 2 D होता है। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन वाले केस का। अगला जो अपन के पास कॉन्सेप्ट है वो EMI वाले चैप्टर से है। तो अपन के पास ये रिंग है, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड अपनी वो बेसिकली बाहर की तरफ है, मतलब रिंग के एरिया वेक्टर के अलोंग है। अब मैं रिंग को है ना डायमीटर के अलोंग घुमा रहा हूँ विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो मुझे पता है कि टी टाइम में तुम्हारी जो रिंग है वो कितना घूम जाएगी, ओमेगा टी घूम जाएगी। तो रिंग का एरिया वेक्टर भी कितना घूम जाएगा, ओमेगा टी घूम जाएगा। तो अब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, ओमेगा टी होगा। तो इसलिए मैं फ्लक्स को क्या लिखूंगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब बी ए कॉस ओमेगा टी, मतलब बी पाई आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये मेरा फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया। अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो वो क्या होगा, मेरा मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी होगा, जो कि ये हो जाएगा। सही है। अब अगले जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ईएमआई वाले चैप्टर से ही है। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो इंडक्टर है ना वो बेसिकली ओपन वायर की तरह बिहेव करता है, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो मेरा इंडक्टर है ना वो मेरा बेसिकली शॉर्ट वायर की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे बहुत सवाल आते भी है मतलब। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है। तो मुझे पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NEAVD होता है, ठीक है। VD यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है ना वो बेसिकली म्यू इंटू ई के बराबर होती है। म्यू क्या है, बेसिकली मोबिलिटी है, और ई क्या है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड सवाल आया था। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली कैपेसिटर वाले चैप्टर से है। तो शेयरिंग ऑफ द चार्ज का कॉन्सेप्ट है। तो टी इज इक्वल टू 0 पर मैं ऐसे इन दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इस पर इनिशियल चार्ज कितना है, C1V1, इस पर कितना है, C2V2 है। तो कनेक्ट करने के बाद जब स्टडी स्टेट रीच होगी तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए। सही है। अब तुम देखो अगर मैं ये सिस्टम बाउंड्री बना दूं तो इस सिस्टम बाउंड्री पर जो चार्ज है कंजर्व होना चाहिए। तो पहले चार्ज कितना था सिस्टम बाउंड्री पर, C1V1 प्लस C2V2। तो बाद में भी इतना होना चाहिए नेट में। तो बाद में मैं मान लेता हूँ कि इस वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q1 है, और नीचे वाले कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q2 है। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू ना C1V1 प्लस C2V2 के बराबर होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि Q1 अपॉन C1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो Q1 Q2 की वैल्यू तुम निकाल सकते हो। अगला जो कॉन्सेप्ट अपना वो साउंड वेव वाले चैप्टर से है। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी जो होती है जब रेजोनेंस की सिचुएशन होती है तो वो किसके बराबर होती है, n इंटू वी बाई 2l। ये जो v बाई 2l है वो तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये n के रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली nth हार्मोनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगला जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से है। तो ये शायद तुम्हारे लिए नया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन पैरेलेक्स। तो वैसे तो ये जेई एडवांस में आ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज है ना वो सेम लोकेशन पर होना चाहिए, ठीक है। बस इतना सा तुम्हें पता होगा तो हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ पर अपन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे और फॉर्मूलास थे वो खत्म होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो सेशन है ना वो पसंद आया होगा।